नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया चल रही है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। जिन्होंने अभी अभी फॉर्म भरा नहीं है तो 20 फरवरी से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो उम्र है वह 21 से 28 वर्ष रहने वाली है। योग्यता ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से अ, हैं अगर आप, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फिजिकल और मेडिकल के बारे में कि फिजिकल आपका कैसा होगा और फिजिकल में अगर आपकी अभी कुछ कमी है तो आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। साथ में मेडिकल के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो फिजिकल सबसे पहला स्टेज है और जो मेडिकल होता है वह सबसे लास्ट स्टेज होता है। तो ये दोनों ही स्टेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी बारीकियों को हम यहाँ पे जानेंगे। अगर आपकी कुछ कमी है तो आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। साथ में हम इस वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि फिजिकल और लिखित परीक्षा कब होगी, आचार संहिता का असर इस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं, और बात करेंगे कि ग्रेजुएशन फाइनल के छात्र फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। कई बच्चों के क्वेश्चंस इसमें आ रहे थे। नेक्स्ट, अग्निशमन अधिकारी के लिए कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलरली मिल सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली मिले और इम्पॉर्टेंट्स वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। तो देखिए, इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। और इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था 2022 में, तो 2022 में जिन बच्चों ने इसमें आवेदन किया था उनको 1 साल की इसमें छूट दी गई है। यानी कि अगर आपकी उम्र 21 से 29 वर्ष है तो वह बच्चे 29 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने लास्ट टाइम इसमें आवेदन किया था तो उनको 1 साल का एक्सटेंशन इसमें मिला है। बाकी देखिए, जो अदर कैटेगरी है आपकी SC, ST, OBC, इनको आपका 5 साल का एक्सटेंशन है। तो आप इसमें 5 साल ऐड कर लीजिएगा इसमें मैक्सिमम एज में, यानी कि 28 में आप 5 वर्ष ऐड कर लीजिएगा, यानी कि 33 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये उम्र है। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। हाइट की बात करें तो देखिए, जनरल, OBC, SC और EWS के मेंस के लिए 167.7 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये मैंडेटरी हाइट में देखिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। हाइट एकदम आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हाइट कहीं वो थोड़ा सा उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो 167.7 सेंटीमीटर मांगी गई, तो इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। हिल एरिया वालों के लिए देखिए 162.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए। अगर आपकी हाइट नहीं है तो देखिए, अभी अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा लटकने की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत जो अंतर होगा वह पूरा हो जाएगा। तो लटकने की प्रैक्टिस कीजिए, बिम पे लटकने की प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा बहुत जो अंतर है वह पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं की बात करें तो जनरल, OBC, SC और EWS के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। मैंने बताया कि हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, तो आप हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कीजिएगा। हिल एरिया की बात करें तो 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, और ST के लिए भी 147 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट इसमें होनी चाहिए। जिसके पास हिल एरिया सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज उसको बनवा लीजिए ताकि आप को छूट मिल सके। बिना इसके आपको छूट नहीं मिलेगी। हिल एरिया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। वजन की बात करें तो देखिए, पुरुषों के लिए कोई वजन की बात नहीं की गई है। वहीं महिलाओं के लिए 45 kg इसमें आपका वेट होना चाहिए। तो जिसका अभी 43, 44 अभी चल रहा है तो थोड़ा सा आप हेल्दी फूड ले लीजिए जिससे आपका वेट थोड़ा सा बढ़ जाए। और इसमें थोड़ा बहुत जो होता है वह तो हो जाता है अगर आप थोड़ा फिजिकल के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे, केले वगैरह ये फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे तो थोड़ा बहुत जो अंतर होगा वह पूरा हो जाता है। बट अभी अगर आपका 43, 44 है तो आप अभी से इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट्स और अपना थोड़ा सा डाइट को देख लीजिए, उससे आपका 45 kg आराम से हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ में बात करें तो देखिए, सीने की माप की बात करें तो पुरुषों के लिए केवल मान्य है ये। जनरल, OBC और SC के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए,
और फुलाने पे 83.8 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। तो मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें होना चाहिए। इतना फुलाव तो आपको लाना पड़ेगा। मान लिया आपके 78.8 सेंटीमीटर चेस्ट है, बट आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं ला पाए, तो आप इसमें बाहर हो जाएंगे। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। हिल एरिया वालों के लिए 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर फुलाने पे इसमें होना चाहिए हिल एरिया और एसटी वालों पे। तो ये जो फिजिकल ये मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है, ये आपका SI PAC सब इंस्पेक्टर सिविल LIU और फायर, चारों के लिए यही आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको देख लीजिएगा, जो आपकी कमी है उसको आप पूरा कर लीजिए। जो चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट के लिए देखिए आपको पुशअप्स बहुत जरूरी हैं। आपके पुशअप्स आप इसमें रेगुलरली करते रहिए। जिसकी चेस्ट अभी कम है तो चेस्ट खुल जाएगी आपकी, तो आपको एक्सरसाइज इसमें करनी पड़ेंगी। और भी कई एक्सरसाइज हैं, आप उनको देख लीजिए। और जिनका भी चेस्ट कम है तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इस चेस्ट से आपकी खुल जाएगी। जिसकी थोड़ी बहुत भी कम है तो आप अपनी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बाकी 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको मेजर कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखिए, पुरुषों का मेंस का जो फिजिकल होने वाला है, तो उसमें आपका क्रिकेट बॉल थ्रो होगा। क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, रेड वाली आपने देखी होगी, सिलाई वाली जो बॉल रहती है उससे आपकी बॉल थ्रो करवाई जाएगी। और 50 मीटर आपको फेंकना है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये क्वालिफाई इन नेचर है। महिलाओं का, पुरुषों का जो भी है, ये जो फिजिकल होगा आपका क्वालिफाई इन नेचर होगा। इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। केवल जो बच्चे क्वालिफाई कर देंगे उनके आगे क्वालिफाई लिख दिया जाएगा, जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उसको उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको एक केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि 50 मीटर लिखा है तो आपको 50 मीटर फेंकना है। और इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे, 3 चांस इसमें मिलेंगे। मान लिया आप तीनों चांस में 50 मीटर नहीं फेंक पाए तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। और 3 चांस में से मान लिया आपने पहले ही चांस में आपने 50 मीटर से ऊपर फेंक दिया तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। आपको दोनों 2 चांस देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप 3 चांस हमको तभी मिलेंगे जब आप नहीं फेंक पा रहे हैं। तो ऐसी ही लंबी कूद में पुरुषों को 13 फीट कूदना अनिवार्य है। इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे, 3 चांसेस इसमें मिलेंगे। मान लिया किसी टाइम एक टाइम पे फाउल हो गया आपका, दूसरे टाइम पे आप 12 ही फीट कूद पाए, तो आप तीसरे कूद में 13 फीट कूद सकते हैं। तो आपको 3 चांसेस मिलेंगे, 3 चांसेस के अंदर आपने 13 फीट कूदना है। उसके बाद तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप नहीं कूद पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चिनअप की बात करें तो इसमें 5 बार आपको चिनअप करना है। मिनिमम 5 बार चिनअप करना है। बाकी मिनिमम आपने 5 बार चिनअप कर दिया तो आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई चांसेस नहीं मिलेंगे। हाँ, इन केस अगर आपके हाथ फिसल रहे हैं तो आप दोबारा उसको ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दौड़ चाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होने वाला है इसी में होने वाला है। 5 किलोमीटर की जो दौड़ रहने वाली, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में बाहर होंगे। क्योंकि इसके लिए 5 किलोमीटर की जो दौड़ है उसके वो 30 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए आपको स्टेमिना की बहुत ज़रूरत है। स्टेमिना जिसका अच्छा होगा वही ये रेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, तो अपने अपने स्टेमिना को स्ट्रांग कीजिए। जाते ही ग्राउंड में दौड़ने मत लग जाइए, पहले थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, हल्के हल्के पैरों से दौड़िए, उसके बाद अपना जो रिदम है उसमें आप दौड़िए। तो स्टेमिना आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी डाइट भी फॉलो कीजिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है और 30 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आप अपनी डाइट को अच्छे से कीजिए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए, वार्म अप कीजिए, उसके बाद ही आप अपनी ये प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टेमिना इसमें बहुत ज़रूरी है। रनिंग स्पीड कोई नहीं देखेगा आपकी, क्योंकि 5 किलोमीटर की लंबी दौड़ है तो आपको आपके पास स्टेमिना होना ज़रूरी है। तो स्टेमिना को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है 5 किलोमीटर की दौड़। नेक्स्ट देखिए, दंड और बैठक। दंड और बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 2.5 मिनट में 40 दंड करने हैं, वहीं 60 सेकंड में आपको 50 बैठक करनी है। यानी कि 1 मिनट में आपको 50 बैठक करनी है, सिटअप्स इसको बोलते हैं। और जो 2.5 मिनट में आपको 40 दंड करने हैं, जिसको पुशअप्स बोलते हैं, पुशअप्स बोलते हैं। तो ये आपको करने हैं 2.5 मिनट में 40 दंड करने हैं और 60 सेकंड में आपने 50 बैठक करनी है, तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो ये आपका पूरा जो फिजिकल होने वाला है आपको क्वालिफाई नेचर का है। आपको उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, केवल आपने क्वालिफाई करना है।
तो आप अपनी एक एक चीज को स्ट्रांग कीजिए, जिसमें कमी है उसको दूर कीजिए। बाकी मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे आपने करना है। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का फिजिकल उतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्वालिफाई नेचर का ये भी रहने वाला है। पुरुषों का ज़्यादा टफ है बट महिलाओं का उतना टफ नहीं है। क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करें तो 20 मीटर आपने फेंकनी है, 3 चांस इसमें भी आपको मिलेंगे। जो एक बार में फेंक देगा तो एक क्वालिफाई कर दिया जाएगा, बाकी अगर आप नहीं फेंक पाए तो आपको 3 चांसेस मिलेंगे, 3 चांसेस के अंदर आपने फेंकना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लंबी कूद सबसे ज़्यादा लड़कियां इसी में बाहर होती हैं, 8 फीट की बात है, 8 फीट इजीली हो जाएगा बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप अब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत दिन है आपको, 1 डेढ़ महीना इसमें आपको मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो 8 फीट आप आराम से कूद लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दौड़ व चाल। 200 मीटर की आपकी इसमें दौड़ होने वाली है और 40 सेकंड इसमें आपको मिलेंगे। नहीं, 40 सेकंड में 200 मीटर की दौड़, ये भी आपका थोड़ा सा टफ रहने वाला है फीमेल के लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली लगभग अगर आपको 200 मीटर दौड़ना है तो कम से कम आप 1 किलोमीटर आप रेगुलरली इसमें दौड़िए और एक ही स्पीड से दौड़िए, तब आप आराम से 200 मीटर की दौड़ जो है 40 सेकंड में आराम से कर लेंगे। बाकी आप अपना टाइमिंग भी नोट करते रहिए कि कितने टाइमिंग में कर पा रही हूँ। अगर आप कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस उसके बाद अपनी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा है सेकंड्स, 45 सेकंड 50 सेकंड, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरी है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी स्किपिंग रोप मैं जहां तक मानता हूँ कि 1 मिनट में 60 बार करनी है, तो इजीली सारी महिलाएं इसमें कर लेंगी। नेक्स्ट देखिए, शटल रेस होगी आपकी 25x4 की, यानी कि पहले आपने 25 मिनट जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। तो इस तरह से आपकी एक शटल रेस होगी, ये 4 राउंड इसमें होंगे 25-25 मीटर की, यानी कि टोटल आपकी 100 मीटर की दौड़ होगी। बस इसमें आपको आना जाना करना है। तो ये आजा इसी इजीली हो जाएगा। 29 सेकंड इसमें आपको मिलने वाले हैं, तो ये भी इजीली हो जाएगा। तो ये सारा जो महिलाओं का जो फिजिकल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। थोड़ा सा आपको बॉल थ्रो में और आपको लॉन्ग जंप पे इसमें आपने को प्रैक्टिस करनी है, बाकी आप सारी चीजें इजीली कर लेंगे। तो ये आपका महिलाओं का फिजिकल था। नेक्स्ट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा जिसमें बच्चों को डाउट रहता है कि सर फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, और जो फाइनल स्टेज होता है वह आपका मेडिकल होता है। यहाँ पे अगर अगर बच्चे बाहर होते हैं तो सबसे ज्यादा दुख यहीं पे होता है। तो मेडिकल में ही काफी बच्चे इसमें बाहर होते हैं। आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर की जॉब है, आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो इसमें सारी चीजें आपको डिटेल में देखी जाती हैं। मेडिकल जो होगा आपका डिटेल में। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी जो है मेडिकल फिट होना चाहिए, मतलब उसकी जो फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि वह सब इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा है तो उसको उस जॉब को परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिजिकली चैलेंज कोई नहीं आना चाहिए। तो इस तरह की आपकी फिटनेस इसमें होनी चाहिए। अब बात करें, एक आंख 6x6 और दूसरी आंख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपका विजन है, आपकी जो दृष्टि है वह अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ दृष्टि उसमें होनी चाहिए। इसके हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि 6x6 क्या होता है, 6/9 क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है और इसको इसके दोष को कैसे यहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है। वहीं देखिए, सटा घुटना सपाट पैर नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। हकलाना विकलांगता को अयोग्य माना जाएगा। नेक्स्ट, कान में आपके मैल या वैक्स नहीं होना चाहिए और कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी मेडिकल में चेक की जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, आपकी जो आई टेस्ट होगा वह मैं बता दूं, आपका जो चश्मा है, चश्मा को उतार के आपका होगा। तो कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर चश्मा पहन के करवाएंगे या चश्मा, तो चश्मा जो है आपका, चश्मा उतरवाया जाएगा, उसके बाद आपका ये टेस्ट किया जाएगा। अब इसमें एक आंख 6x6 और दूसरी आंख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या रहेगा कि ये एक 6 मीटर दूरी से एक टेस्ट किया जाता है। मतलब ये जो आप लेफ्ट में स्क्रीन देख, ये आप कुछ अल्फाबेट्स देख रहे होंगे, तो ये एक स्क्रीन है। ये एक स्क्रीन आपके सामने रखी जाएगी और आपको 6 मीटर दूर बैठाया जाएगा, 6 मीटर दूर बैठाया जाएगा और आपसे एक आंख बंद करवाई जाएगी और स्टार्टिंग से आपसे लेटर पढ़वाए जाएंगे। तो अगर आपने पहला ई लेटर पढ़ लिया तो आपकी आई 6/60 है, डीएन तो 6/36, और एच सी यू पढ़ लिया आपके 6/24, एस सी 6/18, 6/12, 6/9 और 6/6। तो सबसे नीचे वाली रो अगर आपने पढ़ ली आंख बंद करके, एक आंख बंद करनी है, दूसरी आंख से आपने पढ़नी है, तो अगर नेक्स्ट सबसे नीचे वाली रो आपने पढ़ ली तो आपकी आंख जो है 6/6 है। और तो दूसरी आंख है, अगर दूसरी आंख है तो 6/6 है, तो और बढ़िया है। तो
कम से कम मिनिमम 6/9 तो उसमें होनी ही चाहिए। तो आप इस वाले को भी पढ़ सकें अपनी दूसरी आंख से। पहली आंख से आपको ये पढ़ना मैंडेटरी है, दूसरी आंख से आपको ये पढ़ना मैंडेटरी है। तो ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी आंख जो एक आंख 6/6 है और दूसरी 6/9 है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो चार्ट है ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और 6 मीटर की दूरी पे लगा के इसको आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ में अगर देखिए जिसकी कोई कमी है तो लेजर ट्रीटमेंट होता है, लेजर ट्रीटमेंट होता है, आप उसको करवा सकते हैं। 1 दिन में ये हो जाता है और उसके बाद हफ्ते भर में आप ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हैं जिसके आंखों का विजन कम है। पर ये आप तभी करवाइएगा जब आपका जो फिजिकल है और आपका रिटर्न एग्जाम है ये सब क्लियर हो गया है, और जो फाइनल स्टेज आपका मेडिकल होने वाला होता है उसके लिए आपको लगभग 15 से 20 दिन आपको मिल ही जाते हैं। तो आप उसमें अपना ये लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिसकी आई साइड वीक है। उसके बाद आपका ये आई साइड ठीक हो जाएगा। तो ये था आपका आई टेस्ट। नेक्स्ट देखिए सपाट पैर का कैसे पता लगाएं। तो सपाट पैर भी आपके नहीं होने चाहिए। तो देखिए आप पहली वाली इमेज में देख रहे होंगे ये आपके फ्लैट फुट है, इस तरह के आपके निशान नहीं होने चाहिए। इसको आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इस टाइप के भी आपके निशान नहीं होने चाहिए। जो बीच वाला सेकंड वाला है इस तरह के आपके निशान होने चाहिए। तो ये आपके नॉर्मल फुट कहलाएंगे। तो ये वहां पे चेक किया जाता है, आपको पानी में खड़ा किया जाएगा, उसके बाद आपको फर्श में खड़ा किया जाएगा, उसके बाद आपके जो पैर हैं उसके पद चिन्ह को देखा जाएगा। अगर आपके सेकंड वाले आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं। तो आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला गलत है, देखिए यहाँ पूरी जो आपका जो पैर है वह पूरा जमीन से मिल रहा है और यहाँ देखिए यहाँ बीच में कुछ ज्यादा ही गैप आ रहा है। तो ये नॉर्मल गैप जो होना चाहिए इतना होना चाहिए, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाला आपका ये ठीक है। तो आप इसको ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपके सपाट पैर हैं नहीं। नेक्स्ट देखिए सपाट घुटने का कैसे पता लगाएं। तो देखिए जो फर्स्ट वाली इमेज है ये गलत, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकंड वाला इस तरह का आपका इमेज होना चाहिए आपका घुटने का। आपके जो घुटने हैं ये आपस में मिले हुए नहीं होने चाहिए, या फिर ये जो पैर है ये ज्यादा ही बाहर आपके ऐसे भी नहीं होने चाहिए, इस टाइप से भी नहीं होने चाहिए। लेकिन नॉर्मल जो है सेकंड वाली इमेज इस तरह के आपके होने चाहिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका ये टेस्ट होगा तो आपको या तो शॉर्ट्स में खड़ा किया जाएगा, और अगर लोअर पहनी है तो आपको लोअर ऊपर करवाया जाएगा घुटनों तक। उसके बाद आपके पैर चेक किए जाएंगे कि ये आपस में मिल तो नहीं रहे। तो ये आपका सपाट घुटने का इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे कुछ इमेज दी गई है, इमेज के अंदर कुछ डिजिट लिखी है कलर्स में, आपको उसने पढ़ना है। तो अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं यानी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत है, कलर ब्लाइंडनेस का दोष है। तो देखिए पहली वाली इमेज में 25 दिया है, दूसरे में 6 दिया है, नेक्स्ट उसके बाद 8 दे रखा है, उसके बाद 56 दे रखा है, 29 दे रखा है, 45 दे रखा है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये चीज आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिनके बारे में बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर फिजिकल कब होगा, लिखित परीक्षा कब होगी, आचार संहिता का क्या असर पड़ेगा, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 20 फरवरी इसमें आपकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो इसके बाद आपका लगभग लगभग 1 महीने बाद मान के चलिए, यानी कि मार्च एंड या फिर अप्रैल एंड में, मार्च या अप्रैल एंड में आपका, मतलब मार्च या अप्रैल एंड में आपका जो फिजिकल है वह स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल में लगभग लगभग 1 महीना आपका पूरा लगना है। तो अगर आपका अप्रैल में स्टार्ट होता है आपका फिजिकल, तो अप्रैल या मार्च में स्टार्ट होता है, आपको 1 महीने का समय इसमें लगेगा। उसके बाद ही आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो आपका जो फिजिकल होने वाला है वह मार्च अप्रैल में होगा, और जो आपका लिखित परीक्षा होगी आपकी मई में होगी, मई या फिर जून स्टार्टिंग में आपकी हो जाएगी। तो ये आपके फिजिकल और लिखित परीक्षा का होने वाला है। तो इसमें आपको काफी समय मिल जाएगा, आप अपनी इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी देखिए जो सेकंड पॉइंट है उसकी बात करते हैं, आचार संहिता का क्या असर पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर 16 फरवरी से इसमें आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद क्या होगा, परीक्षा का क्या होगा और फिजिकल का क्या होगा। तो देखिए ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता जो है वह आपका जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ नियम लागू किए जाते हैं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए
कुछ नियम लागू करे जाते हैं। उसी को हम आचार संहिता कहते हैं। तो ये जो जब से आपकी जो आपका चुनाव होता है, चुनाव की जब घोषणा होती है, उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है। तो ये आपकी 16 फरवरी से आपकी ये आचार संहिता लग जाएगी। बट देखिए इसमें क्या है, इसमें जो आपका आचार संहिता है, आचार संहिता में कोई भी नई भर्ती नहीं आएगी, कोई नई भर्ती नहीं आएगी। पर जो पुरानी भर्ती है जिनका विज्ञापन जारी हो चुका है, उनकी प्रक्रिया चलती रहेगी, उनकी प्रक्रिया इसमें चलती रहेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फिजिकल है वह चलता रहेगा, आपकी जो लिखित परीक्षा है वह चलती रहेगी। आचार संहिता का इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें यह है कि कोई नई भर्ती नहीं आएगी, कोई नई घोषणाएं नहीं हो सकती है, किसी नई चीज का शिलान्यास नहीं हो सकता है। आप देख रहे होंगे शहर में जितने भी ये पोस्टर्स रहते हैं किसी पार्टी के, तो उनको भी हटा दिया जाता है। तो ये सारी आचार संहिता के दायरे में आते हैं। तो इसमें जो बस पुरानी जो प्रक्रिया, भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है वह चलती रहेंगी, नई भर्ती इसमें कोई नहीं आएगी। तो आप इसमें अपनी तैयारी करते रहिए, आचार संहिता के चक्कर में मत पड़िए आप। नेक्स्ट देखिए, अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी कमेंट बॉक्स में वो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जिसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या स्थायी निवास है, तो वही इसमें आवेदन कर सकता है। या फिर आपने 10th 12th उत्तराखंड से किया है और आप अदर स्टेट के हैं, तब इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, बट आप एज ए जनरल कैंडिडेट में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो जो कमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रेजुएशन के बच्चे कई मैसेज कर रहे हैं, कई कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आप फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं, आपका अभी फाइनल नहीं हुआ है, आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है फाइनल की, आप 4th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे आवेदन की लास्ट डेट से यानी कि 20 फरवरी से पहले पास आउट हो गए हैं, जिनके पास फाइनल की मार्कशीट है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 20 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले पहले जो भी है वह आपका लागू होगा। यानी कि आप 20 फरवरी से पहले अगर पास आउट हो गया, आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तभी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के छात्र जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है वह इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अग्निशमन अधिकारी, कई बच्चे इसमें कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें कौन कौन, मैंने बीए कर रखा है, क्या मैं इसमें आवेदन कर सकता हूँ। तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिसने ग्रेजुएशन साइंस में कर रखा है या उसके समकक्ष कर रखा है, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं और वही बच्चे इसमें अप्लाई कीजिएगा। और जो बाकी जो बीए बीकॉम वाले हैं और बीटेक वाले हैं, इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिसके पास साइंस सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जितने भी डाउट्स थे वो शायद मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपका तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए साथ में जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट जो बुक रह सकती हैं, जो लास्ट टाइम के टॉपर्स ने फॉलो की हैं और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनकी लिस्ट मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके लिंक्स। तो जो बच्चे जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन वह बुक लिस्ट वहां से देख सकते हैं और उनको वहां से परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वह मैं आपको रेगुलरली देता रहूंगा। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।